से थोड़ा ब्लर हो रहा होगा। अब दिख रहा है कि नहीं ये बताइए। ठीक है, चलिए। देखिए, फर्स्ट एफोरिज्म में हम लोग मिशन ऑफ फिजिशियन का बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग को थियोरेटिक मेडिसिन नहीं देना है, हम लोगों को हेल्थ को रिस्टोर करना है। फर्स्ट एफोरिज्म यही था। सेकंड एफोरिज्म वही है, हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर, जहाँ पे हम लोगों को रैपिड जेंटल एंड परमानेंट क्योर करना है। हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर यही है। थर्ड है क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रू फिजिशियन, क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रू फिजिशियन, जहाँ पे हम लोग 71 में कुछ और पढ़ते हैं, वो क्वालिटीज ऑफ फिजिशियन पढ़ते हैं। यहाँ पे है क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रू फिजिशियन, जहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन होता है: नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिनल नॉलेज टू डिजीज नॉलेज। है ना? जो तीनों पॉइंट ऑफ क्योर है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्योर, सेकंड पॉइंट ऑफ क्योर, थर्ड पॉइंट ऑफ क्योर, सब कुछ है। ऑब्स्टेकल ऑफ रेमेडी भी इसी में है, इसीलिए इसको ब्लू प्रिंट ऑफ ऑर्गेनन भी कहा गया है। ब्लू प्रिंट ऑफ ऑर्गेनन भी इसीलिए इसको कहा गया है। प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, चौथे एफोरिज्म में, जो हेल्थ को कैसे रिस्टोर कर सकता है और हेल्थ से कैसे डिजीज को निकाल सकता है, वही प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहलाता है। एंड पांचवे में एसेसरी सर्कमस्टांसेस के बारे में लिखा गया है, उसके बारे में समझाया गया है। एसेसरी सर्कमस्टांसेस, कभी कभी हमारे आसपास का माहौल, हमारा आसपास का जो सराउंडिंग है, वो भी रोल प्ले करता है हमारे डिजीज को प्रमोट करने में। वही एसेसरी सर्कमस्टांसेस है। एसेसरी सर्कमस्टांसेस आपको नोट करना है बिफोर ड्यूरिंग द केस टेकिंग। एंड छठे में अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर। अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर कौन है? जो पहले से ही कुछ प्रेडिक्ट करके नहीं रहता रखता है, वही है अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर। सभी केसेस को नया केस समझ के फुल केस टेकिंग करता है, वही है अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर। जो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनाता है, वही है अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर। सेवेंथ में हम लोगों को याद रखना है मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉज। डिजीज का एक कॉज एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉज भी है, जिसे कॉजा ओकेजनलिस हम लोग कहते हैं। है ना? इसी के फुटनोट में इंडिस्पोजिशन के बारे में बताया गया है। आप लोग कम से कम एक सिंबलाइज करके कि इस एफोरिज्म में ये लिखा है, इससे आप लोग बता सकते हैं, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस एफोरिज्म में क्या लिखा है। आठवें में रिमूवल ऑफ सिम्टम इज रिमूवल ऑफ डिजीज। रिमूवल ऑफ सिम्टम इज रिमूवल ऑफ डिजीज। हुकफ्लैंड का क्लेमिंग इसी में था। इसके फुटनोट में हुकफ्लैंड ने कहा था कि डिजीज तो हट जाएगा, सिम्टम तो हट जाएगा, लेकिन डिजीज नहीं हटेगा। है ना? हुकफ्लैंड ने क्या कहा था? होम्योपैथी कैन रिमूव सिम्टम्स बट द डिजीज रिमेन्स। इसी के फुटनोट में हुफलैंड ने कहा रिमूवल ऑफ सिम्टम्स इज रिमूवल ऑफ डिजीज। ये हैनीमैन का कहना था, लेकिन हुफलैंड का कहना था कि होम्योपैथी कैन रिमूव सिम्टम्स बट द डिजीज रिमेन्स। हैनीमैन ने हुफलैंड को क्या कह के पुकारा था? मतलब हैनीमैन कॉल्ड हुफलैंड व्हाट? बताइए, आप लोग आंसर कीजिए। हैनीमैन कॉल्ड हुफलैंड व्हाट? नेस्टर ऑफ मेडिसिन। वेरी गुड। हैनीमैन कॉल्ड हुफलैंड द नेस्टर ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट है, देखिए, ये 9, 10, 11, 12, 13, ये पांचों आपको रेड रेड दिख रहा है। ये रेड रेड पांचों में सिर्फ वाइटल फोर्स के बारे में ही बताया गया है। वाइटल फोर्स इन हेल्थ, वाइटल फोर्स विदाउट हेल्थ। ठीक है, ऐसे याद रखिए। 9 में क्या है? वाइटल फोर्स इन हेल्थ, हेल्थ में वाइटल फोर्स। और 10 में है बॉडी विदाउट वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स को फिर बॉडी से अलग कर दिया गया, तो इसमें कोई ना सेंसेशन रहेगा, ना कोई फंक्शन रहेगा बॉडी में। बॉडी से अगर वाइटल फोर्स हट जाए तो बॉडी में कोई सेंसेशन रहेगा, ना फंक्शन रहेगा। तो वाइटल फोर्स इन हेल्थ, वाटर एंड बॉडी विदाउट वाइटल फोर्स, एंड वाइटल फोर्स इन डिजीज। है ना? डिजीज के केस में वाइटल फोर्स कैसा होता है? वो डिरेंज्ड फॉर्म होता है वाइटल फोर्स का, और उसी को हम लोग डिजीज भी कहते हैं। इसमें यही लिखा है कि वाइटल फोर्स जब डिरेंज्ड है वही डिजीज है। मॉर्बिड वाइटल फोर्स, 12 में ये लिखा गया है कि मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल फोर्स अलोन प्रोड्यूस डिजीज। मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल फोर्स ही डिजीज है, और वही डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। 13 में लिखा गया है एलोपैथिक व्यू। 13 में बताया गया है एलोपैथिक व्यू के बारे में। एलोपैथिक व्यू क्या है डिजीज का? एलोपैथिक व्यू अबाउट डिजीज, एलोपैथी कहता है कि डिजीज आर सेपरेट फ्रॉम लिविंग होल। डिजीज इज नथिंग बट अनदर थिंग फ्रॉम द, इट इज सेपरेट फ्रॉम द लिविंग होल। जबकि हैनीमैन ने क्या कहा? morbid vital force alone produce disease, and deranged vital force is a disease, and vital force is nothing. Vital force control all the body, and without vital force body is has no sensation, no function। यानी बॉडी एंड वाइटल फोर्स साथ साथ रहता है हमेशा,
और वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाता है, वही डिजीज होता है। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन एलोपैथिक व्यू ये नहीं है। एलोपैथिक व्यू कहता है कि डिजीज अलग होता है बॉडी से, देयर इज अ मटेरियल थिंग्स विच कॉजेस डिजीज। ठीक है, ये एलोपैथिक व्यू है 13 में। 14 में क्यूरेबल डिजीज मॉर्बिड साइन एंड सिम्टम। क्यूरेबल डिजीज इज मॉर्बिड साइन एंड सिम्टम। ये हैनीमैन का ही कहना है कि मॉर्बिड साइन एंड सिम्टम ही क्यूरेबल डिजीज है। साइन एंड सिम्टम ही क्यूरेबल क्यूरेबल डिजीज है। 15 में मॉर्बिड वाइटल फोर्स एंड टोटलिटी, मतलब टोटलिटी ऑफ सिम्टम बोलिए या फिर वाइटल फोर्स का मॉर्बिडिटी बोलिए। वाइटल फोर्स मॉर्बिड हो गया या फिर टोटलिटी ऑफ सिम्टम, एक ही चीज है। अब आपने जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम लिया वही डिजीज है, और वही डिटेन वाइटल फोर्स भी है। स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स, स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स को क्योर करने के लिए, स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स जब डिरेंज हो जाता है तो उसको क्योर करने के लिए स्पिरिट लाइक मेडिसिन चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो अफेक्ट भी हो सकता है स्पिरिट लाइक एनिमिकल फोर्स से भी, स्पिरिट लाइक डिजीज से भी अफेक्ट होता है, स्पिरिट लाइक मेडिसिन से वो क्योर होता है, एंड स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स है भी। मोरल रेमेडी के बारे में बताया गया है कि जिस तरह का डिजीज हो उस तरह का रेमेडी भी हो। अगर मोरल डिजीज है तो मोरल रेमेडी भी दे सकते हैं हम लोग। एकम्पनिंग मोडालिटी, फिर से एकम्पनिंग मोडालिटी एसेसरी सरकमस्टेंस रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ पे समझाया गया है। अब 19 से 21 में आपको बताया गया नॉलेज ऑफ मेडिसिन इन जनरल। नॉलेज ऑफ मेडिसिन इन जनरल, आपको बताया कि मेडिसिन का डेफिनेशन क्या होता है। यहाँ पे 19 से 21 में बताया जाएगा कि मेडिसिन का डेफिनेशन क्या होता है, क्योर का डेफिनेशन क्या होता है। मेडिसिन हैज स्पिरिट लाइक अल्टरिंग पावर लाइक हिडन इन इनर नेचर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में एक स्पिरिट लाइक हिडन पावर होता है ना। मेडिसिन ही है जो किसी हेल्दी इंडिविजुअल के स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। ये यहाँ पे बताया गया मेडिसिन का क्या डेफिनेशन है, मेडिसिन क्या होता है, 19 से 21 में बताया गया। 22 से 25 में आपको बताया जाएगा मेथड ऑफ अप्लाइंग मेडिसिन। कैसे मेथड, कैसे मेडिसिन को हम लोगों को अप्लाई करना है। इसका मेथड एक एंटीपैथी भी है, इसका मेथड एक एलोपैथी भी है ना। तो वही 22 से 25 के बीच में बताया गया। 22 के फुटनोट में एलोपैथी के बारे में डिस्कशन कर दिया गया है ना। और वही 23 में 23 में एंटीपैथी का भी बात किया गया कि डिफरेंट मोड ऑफ अप्लाइंग मेडिसिन का डिस्कशन किया गया 22 से 25 के बीच में। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद कीजिए, जरूर याद होगा। एक बार रिपीट कर लीजिएगा, एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 26 से 29 में आप लोगों को पता होगा, 26 आते ही आप लोगों को याद आ जाता होगा देयर इज थेरेप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर एंड मोडस ऑपरेंडी। 29 में है मोडस ऑपरेंडी, और इसी बीच में बात किया गया है थेरेप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर का, है ना। मोरल मोरल मैलेडी का क्योर कैसे करना है, उसी तरह थेरेप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर क्या है, आप सभी को पता है कि एक वीकर अफेक्शन को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है एक स्ट्रॉन्गर अफेक्शन के साथ। कंडीशन क्या है कि सिमिलर मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। ठीक है, एंड मोडस ऑपरेंडी समझाया गया है 29 में, 29 में। एंड इसी बीच में ये भी समझाया गया कि क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन इज सिमिलर टू द सिम्टम्स ऑफ डिजीज। क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन डिपेंड्स ऑन सिम्टम्स सिमिलर टू डिजीज बट सुपीरियर इन इट स्ट्रेंथ। उसी को समझाया गया। थेरेप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर क्या है, ये एक स्ट्रॉन्गर अफेक्शन कैन एनिहिलेट, कैन रिमूव द सिमिलर एंड वीकर मैनिफेस्टेशन। उसी तरह से इसी बीच में यह भी समझाया कि उसी तरह से मेडिसिन हैज ए स्ट्रॉन्गर कैरेक्टरिस्टिक टू एनिहिलेट द डिजीज विथ वीकर मैनिफेस्टेशन। मेडिसिन मेडिसिन वीक भी हो सकता है डिजीज से, लेकिन आपको स्ट्रॉन्गर मेडिसिन, स्ट्रॉन्गर डोज, स्ट्रॉन्गर पोटेंसी का मेडिसिन सेलेक्ट करना है देन होम्योपैथिक, देन नेचुरल डिजीज। ठीक है, आगे आपको यह भी मिलेगा कि यू कैन नॉट मेक होम्योपैथिक मेडिसिन लेस इनफ टू एक्ट अपॉन द डिजीज, है ना। आप इतना छोटा डोज नहीं बना सकते हैं कि डिजीज अफेक्ट ही ना हो। ये भी लिखा गया है, और यहाँ पे ये बताया गया है कि आपका मेडिसिन स्ट्रॉन्गर होना चाहिए एंड सिमिलर होना चाहिए, जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ थेरापेटिक लॉ ऑफ नेचर। उसके बाद 30 से 34 में बात किया गया है सुपीरियर मेडिसिनल पावर ऑफ नेचुरल डिजीज। यानी मेडिसिनल पावर हमेशा सुपीरियर होता है नेचुरल डिजीज से, हमेशा सुपीरियर होता है, क्योंकि इसका एक्शन का जो तरीका है वो अलग है। मेडिसिन का एक्शन अनकंडीशनल होता है, नेचुरल डिजीज का एक्शन कंडीशनल होता है। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा जो रेंज लिखा गया है ये आपको हेल्प करेगा याद करने में। यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा है, यहाँ से यहाँ तक ये लिखा है। सिक्वेंशियली एक दो बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, समझ में भी आएगा। ठीक है,
35 to 42 ये समझाया गया है कि व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज मीट इन द बॉडी, व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज मीट इन द बॉडी, व्हाट हैपेंस। ठीक है, दो डिसिमिलर डिजीज जब बॉडी में मीट होता है, जब आएगा, तो ना तो क्योर तो नहीं ही होगा। डिसिमिलर जब भी हो, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ऐसा दो डिजीज आपस में मिला है, वहां पे सिमिलर डिसिमिलर लिखा रहेगा, तो जैसे ही डिसिमिलर लिखा रहे तो आप समझ लीजिए क्योर तो नहीं होना है, क्योर वाला ऑप्शन हटा दीजिए। डिसिमिलर मतलब नो क्योर। तो होगा क्या, या तो रिपेल होगा, नहीं तो सस्पेंड होगा, नहीं तो क्या होगा आप लोग बताइए। या तो रिपेल होगा, नहीं तो सस्पेंड होगा, नहीं तो क्या होगा। नेक्स्ट आंसर कीजिए। तीसरा ऑप्शन, रिपेल होगा, सस्पेंड होगा, नहीं तो कॉम्प्लेक्स डिजीज बनेगा। वेरी गुड। ठीक है, रिपेल होगा, सस्पेंड होगा, नहीं तो कॉम्प्लेक्स डिजीज बनेगा। यानी ये 36, 38 और 40 का बात किया गया, 36, 38 और 40 का बात किया गया, इसी में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 43 से 46 में बताया कि व्हेन टू सिमिलर डिजीज मीट इन द बॉडी, जब दो सिमिलर मिल रहा है तो क्या होता है, एक ही चीज होता है, क्योर होता है। उसी को यहाँ पे समझाया गया है। होम्योपैथिक ऑक्सिलरी डिजीज, यहाँ पे ये समझ लीजिए, होम्योपैथिक ऑक्सिलरी डिजीज का ये मतलब है कि फिजिशियन को, ऑक्सिलरी डिजीज यहाँ पे हटाइए, यहाँ पे ये लिखा है कि फिजिशियन को कैसे, हम कैसे समझना है कि डिजीज को कैसे, फिजिशियन को कैसे सीखना है कि मेडिसिन ही आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट, यानी मेडिसिन ही मॉर्बिफिक एजेंट है, मेडिसिन ही नेचुरल मॉर्बिफिक एजेंट को एनिहिलेट करता है। ठीक है, मतलब यही है इसका। नेक्स्ट 48 में ये बताया कि डिजीज क्योर्ड बाय सिमिलर एंड स्ट्रॉन्गर। फिर से उसी बात को रिपीट किया गया है कि आपका डिजीज जो है वो क्योर तभी होगा जब आपका मेडिसिन सिमिलर होगा एंड साथ में स्ट्रॉन्गर भी होगा तो। ओके, नेचुरल होम्योपैथिक क्योर का बात किया गया। अब आ गया नेचुरल होम्योपैथिक क्योर। नेचुरल क्योर, we have homeopathic treatment, we have homeopathic system of medicine which is artificial cure, artificial system. But Hahnemann has said about, had discussed about, also there is natural homeopathic cure, natural cure। तो नेचुरल होम्योपैथिक क्योर के बारे में बताया गया है कि इसका बहुत सारा कंडीशन होता है, ये भी एक तरह का क्योर है, लेकिन इसमें बहुत सारा कंडीशन होता है, बहुत सारा रिस्क होता है। देर आर मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ नेचुरल होम्योपैथिक क्योर। अगर हो गया क्योर, देन यू आर हैप्पी, हैप्पी गो लकी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हैप्पी गो लकी अकरेंस। देन 51 में हैप्पी गो लकी अकरेंस। तो ये पूरा का पूरा आपको, ये पूरा का पूरा आपको बताता है नेचुरल होम्योपैथिक क्योर के बारे में, 49 to 51 तक। ठीक है, उसके बाद 52 से लेके 56 तक ये बताया गया है डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट। डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट यानी एंटीपैथी, आइसोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, सबका बात यहाँ पे कर दिया गया है, जो कि 6 एडिशन में भी लिखा गया है इंटायरली। ठीक है, 52 से लेके 56 तक। नेक्स्ट 57 to 61 बैड इफेक्ट एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट का बहुत सारा एग्जाम्पल भी लिखा गया है। एंड बैड इफेक्ट, एंटीपैथिक हैज मेनी बैड इफेक्ट विद इट्स ट्रीटमेंट, मेनी बैड इफेक्ट्स, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन, there is 62 to 66 primary and secondary action. What is the definition of primary action, what is the definition of secondary action, and how homeopathic medicine cure with its secondary curative action। 62 to 66, 67 में allopathic medicine is also admissible at some time, allopathic medicine, not allopathic, there is antipathy। Antipathic medicine is also admissible, it is admissible when there is no time to act homeopathic remedies, there is accidents, there is urgent cases, antipathic medicine is admissible there। Okay, next, remaining medicine disease removed by water force। अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप करते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद आपका मेडिसिन तो सुपीरियर होगा ही, सुपीरियर होगा ही एंड स्ट्रॉन्गर होगा ही। तो सिमिलर तो होना ही है, वो तो कंडीशन है, तो स्ट्रॉन्गर तो होगा ही। अगर स्ट्रॉन्गर होने के कारण, स्ट्रॉन्गर होने के कारण
अच्छा ठीक है, हम नेचुरल होम्योपैथिक क्योर को एलेबोरेट करेंगे, ठीक है, वेट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, एलोपैथिक मेडिसिन इज ऑल्सो एडमिसिबल इन सम केसेस, रिमेनिंग मेडिसिन डिजीज रिमूव्ड बाई वाइटल फोर्स। अगर आपका मेडिसिन स्ट्रॉन्गर होने के कारण कोई मेडिसिनल डिजीज प्रोड्यूस करता है बॉडी में, देन इट इज रिमूव्ड बाय वाइटल फोर्स। इट इज रिमूव बाय वाइटल फोर्स। आपको उस डिजीज के लिए, आपको उस कंडीशन के लिए कोई भी काम नहीं करना है, कोई भी अनदर होम्योपैथिक रेमेडी नहीं देना है। ओके, मूविंग नेक्स्ट। नेक्स्ट 69। 69, एंटीपैथी टचेस प्रिसाइजली द सेम पॉइंट। एंटीपैथी टचेस प्रिसाइजली द सेम पॉइंट एज होम्योपैथी। ठीक है, ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूनिक ये एफरिज्म भी है। एंटीपैथी एंड होम्योपैथी का जो डिजीज पॉइंट है वो सेम होता है। एंटीपैथी एंड होम्योपैथी का जो डिजीज पॉइंट है वो सेम होता है। ठीक है, बस डिफरेंस ये होता है कि एंटीपैथी हैज अपोजिट मेडिसिन टू दैट ऑफ द सिम्टम प्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ पेशेंट। एंटीपैथी हैज अपोजिट रेमेडी। एंटीपैथी हैज रेमेडी having opposite symptom, and homeopathy has similar medicine, symptom of the similar symptom to that of symptom produced in the body of patient. Next, and in 70, finally in 70, there is a summary of all 1 to 69 aphorisms। 1 to 69 में जो भी बताया गया वो सब के सब का समरी 70 में बताया गया है। एंड साथ में ये भी याद कर लीजिए कि 1 to 69 में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही बताया गया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड theoretical part of the organon। 1 to 69 has the theoretical part of the organon, and remaining after 70, from 71 to 294, it is the practical part of the homeopathy। ओके, नेक्स्ट, एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ फिजिशियन। 71 में ये बताया गया है फिजिशियन के पास। अच्छा, 71 में एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, याद रखिए, 3 points necessary for curing disease। There is explanation of 3 points necessary for curing disease: knowledge of disease, knowledge of medicine, and employing medicine. How to employ medicine, how to apply the knowledge of disease to the knowledge of, how to apply the knowledge of medicine to the knowledge of disease, how to employ the medicine. 3 points necessary for cure. Very, very important. Explained in 71. There are 3 points necessary for cure, एंड ये सब का अलग अलग एफोरिज्म है, सभी को पता है, आगे भी पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए, 71 में एफोरिज्म 3 वाला जो बात किया गया यहीं पे, नेक्स्ट देखिए, 72 to 81 में ये लिखा गया है जनरल सर्वे ऑफ डिजीज, यानी आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज, ट्रू क्रोनिक डिजीज। अब बीच में एक 77 मिस्ट है। आप लोग बताइए, जो मिस्ट है वहां पे क्या लिखा जाना चाहिए, क्या होगा, वो कौन सा एफोरिज्म छूटा हुआ है, बताइए 77 में क्या है। हाँ, ठीक है, स्यूडो क्रोनिक डिजीज और इनअप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रोनिक डिजीज, है ना।
ठीक है, 77 में सीडो क्रोनिक डिजीज के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट, तो 72 to 81 में हम लोगों को दिखेगा जनरल सर्वे ऑफ डिजीज, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, एक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज, बट important out of all, there are artificial chronic disease and true chronic disease and pseudo chronic disease. Three types of chronic disease we have: artificial chronic disease, pseudo chronic disease, and true chronic disease. And all numbers are given here: 74 to 76 artificial chronic disease, 77 pseudo chronic disease, and 78 to 81 explained true chronic disease. Next, 82. Next, from 82, it is in 82, the linking section between survey of disease and case taking and survey of disease. Before 82, there is survey of disease, and after 82, there is case taking. Okay. And from 83 to 98, there is case taking of chronic disease or case taking of disease. Case taking of disease, how to note down the symptoms of the patient, where to stop, where to ask more details about the disease. All are explained in 83 to 98. There is a case taking of and full explanation and full case taking and detailed case taking is required, especially in chronic disease. Next, 99 to 103 special suggestion for case taking of acute epidemic and sporadic disease. एपिडेमिक डिजीज में कैसे केस टेकिंग करना है, एक्यूट डिजीज में कैसे केस टेकिंग करना है, यहाँ पे 99 to 103 तक समझाया गया है। एपिडेमिक केस टेकिंग में कैसे केस टेकिंग करना है, एपिडेमिक डिजीज में आपको कैसे केस टेकिंग करना है। एक ही केस से आपको पूरे एपिडेमिक को सॉल्व नहीं करना है। एक ही केस से, एक ही पेशेंट से, एक ही पेशेंट के केस टेकिंग से आपको पूरे एपिडेमिक को सॉल्व नहीं करना है। पूरे एपिडेमिक के लिए होम्योपैथिक रेमेडी प्रिपेयर नहीं करना है, डिसाइड करना है। आपको सेवरल केस टेकिंग करना है, सेवरल पेशेंट के ऊपर केस टेकिंग करना है। उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे जा सकते हैं और उसके बाद एपिडेमिक डिजीज के लिए कॉमन मेडिसिन चूज कर सकते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको 99 to 103 में दिखेगा। 104 में ये बताया गया कि यूटिलिटी ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। जब आप फुल पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बना लेते हैं, फुल केस टेकिंग कर लेते हैं, तो उसका यूज आप फॉलो अप में एंड द full case taking is the most difficult part of the task. It is also mentioned in 104. Okay. And if you complete the portrait of disease, complete the case taking, then it is useful in follow-up. 105 to 144 ड्रग प्रूविंग। 104 से 105 से 144 तक हम लोगों को दिखेगा एफोरिज्म्स ऑर्गेनन में ड्रग प्रूविंग के बारे में, है ना, ड्रग प्रूविंग के बारे में। यही है सेकंड पॉइंट, नेसेसरी फॉर क्योर। सेकंड पॉइंट नेसेसरी फॉर क्योर, ड्रग प्रूविंग, नॉलेज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, नॉलेज ऑफ मेडिसिन यानी ड्रग प्रूविंग। अब इसी ड्रग प्रूविंग में ही हम लोग डिस्कस करते हैं 105 से लेकर के 144 में कि ड्रग प्रूविंग कैसे शुरुआत हुआ, मेटेरिया मेडिका कैसे शुरुआत हुआ। पहले पॉइजनस सब्सटेंसेस का प्रूविंग होता था, उसी के ऊपर मेटेरिया मेडिका का भी एक तरह से डिस्कवरी भी हुआ। कैसे नारकोटिक मेडिसिन में हम लोग ड्रग प्रूविंग करते हैं, कैसे अदर देन नारकोटिक मेडिसिन में ड्रग प्रूविंग करते हैं, कैसे ऑल्टरनेटिंग एक्शन वाले मेडिसिन में कैसे ड्रग प्रूविंग करते हैं, आइडियोसिंक्रेटिक पेशेंट वाले में कैसे ड्रग प्रूविंग करते हैं, एवी हॉलर ने ड्रग प्रूविंग के बारे में क्या कंट्रीब्यूट किया। ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं इन बिटवीन द ड्रग प्रूविंग। ठीक है, आप लोगों को
पहले भी रिक्वेस्ट किया गया है कि आप लोग जरूर होम्योपैथिक सब्जेक्ट रैपिड रिवीजन वाला फोल्डर ओपन करके पूरा देखिए, बहुत यूजफुल होगा। और साथ में एक ऑर्गेनन ऑर्गेनन नाम का फोल्डर है, जिसके अंदर आपको मिलेगा सिंप्लीफाइड ऑर्गेनन, जहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा, एक एक एफोरिज्म का कॉन्सेप्ट मिलेगा। आप इसको भी देख करके फिनिश कीजिए, अभी भी हमारे पास टाइम है, 45 से 50 दिन के बीच का टाइम है। आप इसको 2-3 दिन में फिनिश कर सकते हो, 3 या 4 दिन में पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तभी आपका होम्योपैथिक सब्जेक्ट तब आपका क्लियर हो पाएगा। थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा, करना शुरू कीजिए, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट 145, 145 में स्टोर ऑफ प्रूव्ड होम्योपैथिक मेडिसिन सुटेबल मॉर्फिक एनालॉग। 145 में यही बताया गया है कि आप जो हम लोग, ये एक तरह से समझिए ड्रग प्रूविंग का एक समरी ही है, ड्रग प्रूविंग का समरी है कि हमारा जो मेडिसिन है जो ड्रग प्रूविंग के बाद हमने ऑब्टेन किया, वही मॉर्बिफिक एनालॉग है, यानी डिजीज का एक एनालॉग है। डिजीज का जैसा सिम्टम होता है वैसा ही सिम्टम लेकर के हमारा मेडिसिन आता है, और वो एक एनालॉग है। ठीक है। नेक्स्ट 146 to 156 में बताया गया है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में यही, होम्योपैथिक मेडिसिन इज अ एंटी टाइप ऑफ द मेडिसिन, इट इज द स्पेसिफिक रेमेडी, एंड this is, and third point of cure starting from there, third point of cure, how to apply medicinal knowledge to disease knowledge starting from 146, third point of cure. Okay. And what are the time of curing disease, which duration is used for aggravation of homeopathic medicine, and aggravation of homeopathic medicine, homeopathic aggravation is starting from 156 to 161, and 156 to 161, and 161 में एक्यूट का है, बाकी सब में क्रोनिक का। 156 157 to 160 तक क्रोनिक का होम्योपैथिक एग्रावेशन, एंड 161 में क्रोनिक, सॉरी, एक्यूट का होम्योपैथिक एग्रावेशन, एक्यूट डिजीज का। 161 में क्रोनिक डिजीज का होम्योपैथिक एग्रावेशन, एंड बाकी 157 to 160 तक एक्यूट का होम्योपैथिक एग्रावेशन। नेक्स्ट 162 to 171 में case having many symptoms but we have less number of similar medicine. Due to moderate knowledge we can have similar medicine but less number of similar medicine. In case we have many symptoms but we have less number of similar medicine due to moderate knowledge, उस केस में क्या करना है, यहाँ पे बताया गया एसेसरी सिम्टम को लेकर के केस टेकिंग, फाइनल केस टेकिंग करके फिर से मेडिसिन देना है। उसके बाद वन साइडेड डिजीज के बारे में बताया गया। वन साइडेड डिजीज क्या होता है, फ्यू सिम्टम्स वाले डिजीज को वन वन साइडेड डिजीज कहते हैं, जिसमें सिम्टम पूरा आपको नहीं मिलता है, उसी का टाइप है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल वन साइडेड डिजीज के बारे में यहाँ बताया गया है। लोकल एक्सटर्नल डिजीज दो टाइप का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वन साइडेड डिजीज का दो टाइप है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। क्रोनिक माइजम को रिलेट किया गया है वन साइडेड डिजीज में। वेरी इंपॉर्टेंट 210 to 230 मेंटल डिजीज का पूरा ट्रीटमेंट, एंड मेंटल डिजीज का डेफिनिशन, एंड मेंटल डिजीज का टाइप्स आप जरूर देखिएगा, प्रीवियस कुछ लेक्चर में ही आपको मिल जाएगा होम्योपैथिक ऑर्गेनम का। नेक्स्ट इंटरमीडिएट डिजीज 231 to 244 तक इंटरमीडिएट डिजीज के बारे में बताया गया। इंटरमीडिएट फीवर, व्हाट आर इंटरमीडिएट डिजीज, व्हाट आर इंटरमीडिएट फीवर। वन साइडेड डिजीज, if a disease having few symptoms, if a disease having few symptoms, we require many symptoms, we require totality of the symptom for homeopathic treatment. We require totality of symptom for homeopathic treatment, full symptoms, full disease symptoms, and full mental symptom, and full accessory symptoms required for homeopathic treatment. But in some cases, in some disease, there are few symptoms. Such diseases are known as one-sided disease. नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, यहाँ से देखिए 245 to 263 तक बताया गया केस मैनेजमेंट के बारे में। आपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया,
उसको कैसे मैनेज करना है, कब आपको मेडिसिन को रोक देना है, कब किस इम्प्रूवमेंट को आपको साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट समझना है, किस साइन को इम्प्रूवमेंट का साइन समझना है, आपको मेडिसिन के साथ साथ डाइट एंड रेजिमेंट क्या देना है, ये सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। 264 to 271 में फार्मेसी रिलेटेड फैक्ट्स को बताया गया है। फार्मेसी रिलेटेड फैक्ट्स को बताया गया 264 to 271। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन को कैसे अप्लाई करना है, किस बॉडी पार्ट से ये अप्लाई होता है, कौन कौन सा बॉडी पार्ट है जो मेडिसिन को रिसीव कर सकता है। एंड एडजुवेंट थेरेपी मीन्स एक्स्ट्रा थेरेपी अदर देन होम्योपैथिक थेरेपी, यानी मेस्मरिज्म, यानी बाथ और मैग्नेटिज्म और गैल्वेनिज्म, ये सब यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और ये वही है, उसी का एक्सटेंशन है। फिफ्थ एंड सिक्स एडिशन में एक तरह का कंपैरिजन किया गया है पूरा 286 to 291 तक। ठीक है, mesmerism and animal magnetism is the same, and different conditions are mentioned in the different aphorisms for negative and positive mesmerism। ठीक है, चलिए अच्छा ये एक डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज द नेचुरल होम्योपैथिक क्योर। समटाइम नेचर प्रोड्यूसेस, देखिए नेचुरल होम्योपैथिक क्योर, समटाइम नेचर प्रोड्यूसेस same condition, same disease, same symptoms as patient is having in the body. When similar symptoms, similar disease is attacked by nature, then patient has two disease with similar symptoms. Then two similar disease meet, then it is cured. ओके, यही है नेचुरल होम्योपैथिक क्योर का डेफिनेशन। यानी एक पेशेंट के ऊपर पहले से कोई डिजीज है, अब नेचर फिर से एक डिजीज प्रोड्यूस करता है इसके बॉडी में जो सिमिलर हो, तब क्या होगा, ये इसको क्योर कर देगा। यही नेचुरल होम्योपैथिक क्योर है। आपने मेडिसिन नहीं दिया, आपने आपने मेडिसिन नहीं दिया, मेडिसिन देकर क्योर करते हैं तो ये हो जाएगा आर्टिफिशियल होम्योपैथिक क्योर, और नेचर खुद क्योर करता है तो हो जाएगा नेचुरल होम्योपैथिक क्योर। ओके, यही है। अगले क्लास में फिर से होम्योपैथिक लेक्चर हम लोग डेली मॉर्निंग में पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा इसमें भी हम लोग क्लियर करेंगे। मॉर्निंग में डेली होम्योपैथिक लेक्चर